Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. आई एम सौम्या दुबे एंड आज हम आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम वस्तुओं से जुड़े हुए फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले जो शब्द लगा हुआ है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है फार्मेसी से रिलेटेड या दवाइयों से रिलेटेड। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? दवाइयों से रिलेटेड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि कौन सी दवाई का क्या फार्मूला है, कौन सी दवा कैसे बन रही है, उसके रखरखाव का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, उसके रखरखाव के बारे में पढ़ते हैं, उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, उसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अब बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हम आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स जो आपके शरीर में जाकर एक्टिव हो जाते हों। जैसे दवाइयाँ हैं तो वो आपके शरीर में जाकर एक्टिव हो जाती हैं ना, तभी तो जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर जाकर अपना प्रभाव दिखा पाती हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो शरीर में जाकर एक्टिव हो जाते हैं उन्हें बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल की सिंथेसिस को पढ़ाने वाला विज्ञान या फिर उसके स्ट्रक्चर को, उसके उपयोग को पढ़ाने वाला विज्ञान ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो पहले हम स्कोप का मतलब समझ लेते हैं। अब स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन्स लिमिट या फिर एरिया। तो जैसे आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मीन्स आपको उस एरिया के बारे में पढ़ना है जहां आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सी बात है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में या उन्हीं चीज़ों पर ही हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ मेन मेडिसिन। तो केमिस्ट्री में हम मेन मेडिसिन बनाने के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं, मान लीजिए आप पीसीएम बना रहे हैं, पैरासीटामॉल बना रहे हैं, तो 500 mg पैरासीटामॉल आपको बनाना है। 500 mg पैरासीटामॉल अगर आप अपने हाथ में रखेंगे तो वो रखते ही गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, और आप ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, उसको बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको एक टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ और चीज़ें मिला के उसको एक बड़ा रूप दे देते हैं ताकि वो उसको ग्रहण करने में आसानी हो। तो वो जो 500 mg पैरासीटामॉल आपको बनाना है उसको बड़ा रूप कैसे देना है वो आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में। लेकिन वो जो स्पेशल 500 mg का पैरासीटामॉल की दवा है, जो स्पेशल 500 mg है, उसको आप बनाना किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ें हमें केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं उन्हीं जगहों पर हम केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में दवा बनाना पढ़ाया जाता है तो हम दवा बनाने के लिए केमिस्ट्री के फॉर्मूले का या उसके प्रोसेसेस का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज कंडीशन एंड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका मतलब है कि मेडिसिन। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो हमने दवा बनाना पढ़ा कि दवा बनाई कैसे जाती है। अब दवा के रखरखाव के बारे में पढ़ना है, स्टोरेज कंडीशन पढ़नी है, मतलब दवा के रखरखाव के बारे में पढ़ना है। कुछ दवाएं होती हैं कूल टेम्परेचर पे रखी जाती हैं, कुछ दवाएं होती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी दवा को किस टेम्परेचर पे रखें तो उचित होगा, नहीं तो दवा खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, कि उस दवा में कौन से गुण हैं, उस दवा का उपयोग और किन किन चीज़ों में किया जा सकता है, या फिर वो दवा दिखने में कैसी है, स्वाद में कैसी है, महक में कैसी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रॉपर्टी कहलाती हैं। गुण यानी गुण मीन्स प्रॉपर्टी। क्योंकि हम स्कोप पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें ये जानना है कि केमिस्ट्री का उपयोग हम और कहाँ कर सकते हैं। तो दवाइयों की प्रॉपर्टी को निर्धारित करने के लिए, दवाइयों के स्टोरेज कंडीशन को निर्धारित करने के लिए भी हम केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कौन सी दवा कहाँ पर रखनी है, ये भी अगर हमें जानना होगा तो हमें केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो दवा हम बना रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को या उसके मॉलिक्यूल को डिसाइड करने के लिए भी केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो दवा हम बना रहे हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें जानना है, उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें जानना है, तो भी केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। किसी दवा को बनाने का तरीका क्या है, या फिर वो दवा कितने और तरीके से तैयार करवाई जा सकती है, टैबलेट बनाई जा सकती है कि सिरप बनाई जा सकती है, यानी कितने तरह का उसका फॉर्मुलेशन हो सकता है, ये भी हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। और इसके बारे में भी अगर हमें जानना है तो भी केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़। लास्ट पॉइंट है ब्रांड नेम। केमिस्ट्री में हमें ब्रांड नेम भी सिखाया जाता है कि कौन सी दवा का क्या नाम है, क्या ब्रांड नेम है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो दवाइयों को बनाने के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद दवाइयों के रख रखाव के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद दवाइयों की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं दवाइयों के, वो पढ़ते हैं। दवाइयों के फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ते हैं, दवाइयों के उपयोग के बारे में भी पढ़ते हैं, दवाइयों के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ दवाइयाँ कितने तरीके से और किन किन फॉर्म्स में तैयार की जा सकती हैं, जैसे कि टैबलेट बनाई जा सकती हैं, कि सिरप बनाई जाएगी या कुछ और बनाई जाएगी, तो ये भी पढ़ते हैं। एंड लास्ट है ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। वैसे सच कहें तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि आपका क्या उद्देश्य है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या उद्देश्य है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या उद्देश्य है, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और क्या क्या सिखाती है। देखो, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी दवाइयाँ हैं उनके कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। दवाइयों के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है केमिकल नेम। दवाइयों के केमिकल नेम के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है केमिकल स्ट्रक्चर। जो दवाइयों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। अलग अलग तरह के जो फॉर्मुलेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कितने तरीके से कौन सी दवा बनाई जा सकती है, किस किस फॉर्म में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बारे में भी जानना आवश्यक है। इम्प्योरिटी टेस्टिंग। अभी तक आपने ब्रांड नेम तक समझा कि ये जानना आवश्यक है, लेकिन इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको समझिए। ब्रांड नेम तक आपको स्कोप में भी मिल गया होगा। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में और क्या पढ़ते हैं, हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं अक्सर उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है। तो वो इम्प्योरिटी क्या होती है और उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल। तो हम उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। एंड लास्ट पॉइंट, जो भी दवा हम बना रहे हैं उसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, यानी वो कितने समय तक रह सकती है, कितने समय तक वो एक्सपायर नहीं होगी। एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग। दवा की जो स्टोरेज कंडीशन है इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस जगह पर उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, गर्म जगह पे रखें या ठंडी जगह पे रखें या नॉर्मल जगह पे रखें। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और यही सारी चीज़ें सिखाना केमिस्ट्री का उद्देश्य है।
चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर। एरर को अगर हम आम भाषा में समझें तो एरर मीन्स होता है मिस्टेक। मिस्टेक या गलती या त्रुटि। तो मिस्टेक, गलती, त्रुटि तो किसी भी जगह हो सकती है। हम कोई भी काम करें तो उसमें हमसे गलती होना संभव है। तो इसी गलती को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एरर कहते हैं और एरर नाम से ही इसे डिफाइन किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं और खाने में कोई नमक कम या ज़्यादा हो गया तो फिर खाने का टेस्ट तो ख़राब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री की लैब में कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो गई तो प्रोडक्ट तो ख़राब हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, हमें एरर मिली है या एरर हो गई है, यानी कि गलती हो गई है कोई। अब आइए एरर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 1000 लड्डू बनाने थे। 1000 लड्डू बनाने के लिए आपने क्या किया, पूरा अच्छे से सारा सामान प्रिपेयर किया और अच्छे से लड्डू बनाने बैठ गए। लेकिन लड्डू बनाते समय आपने कुछ लड्डू बड़े बनाए, कुछ लड्डू छोटे बनाए, तो कुछ प्रक्रियाओं के कारण आपके 990 लड्डू ही बनकर तैयार हुए। तो बनाने कितने थे आपको, 1000 लड्डू, और बने कितने, 990 लड्डू। तो जितने लड्डू आपको बनाने थे, यानी मीन्स जितने लड्डू आपको प्राप्त करने थे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। और जितने प्राप्त हुए हैं उसको क्या कहेंगे, मेजर्ड वैल्यू। जितना डाटा हमें प्राप्त करना था वो कहलाएगा ट्रू वैल्यू, और जितना प्राप्त हुआ है उसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो यदि आप देखेंगे तो 1000 में से अगर आपने 990 लड्डू ही बनाए हैं तो 10 लड्डू का एरर आ रहा है, यानी कि 10 लड्डू कम बने हैं। तो अब आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, एंड एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को एरर कहते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ट्रू वैल्यू हमारी 1000 है एंड मेजर्ड वैल्यू क्या है, 990। ट्रू वैल्यू है 1000, मेजर्ड वैल्यू 990। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आया, 10। तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को एरर कहते हैं। तो ये जो 10 आया है यही है हमारा एरर। अब यहाँ पर तो 10 लड्डुओं की एरर आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एरर हम निकालेंगे कैसे। एरर निकालने के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको घटा देना है, तो एरर आसानी से आ जाएगी। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें प्राप्त करनी थी, जैसे कि हमें 1000 लड्डू बनाने थे लेकिन बने कितने, 990। तो 990 लड्डू जो बने हैं वो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, 1000 माइनस 990, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, तो इक्वल टू आया 10। तो एरर कितनी निकल कर आई, 10। अगर इसी एरर का हमें परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज निकालने का ये नॉर्मल फार्मूला ही है। तो चलिए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कितने परसेंट एरर निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू रखी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मीन्स 1000 माइनस 990, 1000 माइनस 990 अपॉन 1000 इंटू 100। रिज़ल्ट क्या निकल कर आया, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 1000 से अगर 990 गए तो 10 बचे, एंड नीचे अगर आप देखेंगे इंटू 100 है तो 0 से 0 कट जाने पर 10 बच रहा है यहाँ पे 10 अपॉन 10। अब 10 अपॉन 10 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1% होगा। 10 से कम 10 तो आप जानते ही होंगे। तो एरर कितने परसेंट निकल कर आई इसमें, 1%।
तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर मीन्स किन किन सोर्सेज से एरर आ सकती है हमारे प्रोडक्ट में, किन किन रास्तों से, किस किस तरह से हमारे प्रोडक्ट में कमी आ सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग। जिस भी वेइंग बैलेंस से, जिस भी बैलेंस मशीन से हम अपने प्रोडक्ट को नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, यदि वो मशीन सही ना हो और गलत रीडिंग दे रही हो तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हमने नाप तौल कर कुछ डालना है और हमने क्या किया कि कोई गलत नाप ले लिया, कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया, तो प्रोडक्ट उसमें ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्जॉर्बेंस ऑफ मॉइस्चर। मीन्स यदि हमने कोई प्रोडक्ट खुला छोड़ दिया है, जो हमें बनाना है प्रोडक्ट, अगर हमने उसको खुला छोड़ दिया है और उसने हमारे वातावरण से, हमारे इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को ले लिया है, मॉइस्चर सोख लिया है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, नमक अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो वो मॉइस्चर सोख कर से ख़राब हो जाता है, फिर उसका हम कहीं ठीक से उपयोग नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रिक्शन इन द मूविंग पार्टिकल्स। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसको हमने क्या किया, नाप लिया, तौल लिया और उसको एक जगह रख दिया, फिर वो जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, थोड़ा सरक गए, थोड़ा कहीं और, तो एग्जैक्टली हमें जितना अमाउंट अपने प्रोडक्ट के लिए को बनाने के लिए चाहिए वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डस्ट पार्टिकल इन एयर। मीन्स अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाएं, धूल के कण आ जाएं, तो भी प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कोरोजन। मीन्स जो भी हम ग्लासवेयर से यूज़ कर रहे हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो भी इसमें संभावनाएं आ सकती हैं कमी होने की। नेक्स्ट पॉइंट है इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर। अगर हमने अपने प्रोडक्ट को खुला छोड़ दिया है और उसमें जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो गया है, वो उड़ गया है, तो भी हमारे प्रोडक्ट में कमी आ सकती है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। सेवन पॉइंट है रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी हमने क्या किया है, रॉन्ग कंसंट्रेशन ली है, यानी सही प्रकार से उस प्रोडक्ट को हमने यूज़ नहीं किया है। हमें 2 mg लेना था, हम 4 mg ले चुके हैं या 1 mg ले चुके हैं, सही मात्रा में प्रोडक्ट नहीं लिया है, तो प्रोडक्ट ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एंड 8 पॉइंट है हमारा एरर बाय एनालिस्ट। एनालिस्ट वो होता है जो प्रोडक्ट को बना रहा होता है, तो उससे भी कोई अगर गलती हो जाती है तो भी प्रोडक्ट तो ख़राब हो ही जाएगा। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो सकते हैं। अगर हम इजीली इसको समझना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हमने गलत मात्रा में ले लिया तो प्रोडक्ट तब भी ख़राब हो जाएगा। हमने सही तरह से नहीं उसको नापा तौला तब भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। अगर उसमें कोई दूसरे धूल के कण आ गए तो भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। अगर बाहर हमने खुले में रख दिया और उसने वातावरण से मॉइस्चर सोख लिया तो भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। और अगर हमने उसको खुला रख दिया और उसने क्या किया, उसका जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो गया तो भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। अगर आप इतना भी याद कर लोगे तो भी आपको आसानी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सिस्टमिक एरर, जिसको हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। दूसरा है इसको हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं। एंड तीसरा है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को हम मिक्स्ड एरर भी कहते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। देखिए मेनली 2 तरह के एरर होते हैं। एक वो जिनका कारण हम जानते हो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा वो जिसका कारण हम नहीं जानते हैं और जब कारण नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। तो सिस्टमिक एरर मतलब कौन सा एरर है, नाम से ही समझो। सिस्टमिक एरर, इसके बगल में लिखा हुआ है डिटर्मिनेट एरर, यानी जिसके कारण को हम चेक कर सकते हो, डिटर्मिनेट कर सकते हो, जिसके कारण को हम जान सकते हो। एंड रैंडम एरर, जिसके बगल में लिखा हुआ है इनडिटर्मिनेट एरर, मीन्स ऐसा एरर जिसके कारण को हम नहीं जान सकते और जब कारण को भी नहीं जान सकते तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा एरर जिसके हम कारण को जान सकते हैं, जिसके कारण को जानकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिस्टमिक एरर कहा जाता है। यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है नॉन रीज़न, यानी कि रीज़न
जानते हैं, रीजन जान सकते हैं, एंड कैन करेक्ट, और रीज़न को करेक्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए लिखा हुआ है मैंने, अभी आपको और अच्छे से मिल जाएगा लिखा हुआ डेफिनेशन की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैंडम एरर, मतलब ऐसा एरर जिसके कारण को हम नहीं जान सकते और जिसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो कहलाता है रैंडम एरर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने दाल बनाई और दाल में नमक कम या ज़्यादा हो गया, तो हमने जान लिया कि नमक कम है या नमक ज़्यादा है, इसकी वजह से दाल का टेस्ट ख़राब हो रहा है। तो अगर नमक कम है तो हम उसमें नमक और डाल सकते हैं, नमक ज़्यादा है तो उसको भी किसी न किसी तरह से करेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हमें कारण भी पता चला और कारण को हमने ठीक किया, तो ये एरर हो गया सिस्टमिक एरर। मान लो हमने दाल बनाई है और दाल ख़राब हो गई है, जिसका रीज़न हमें नहीं पता चला कि ये क्यों ख़राब हुई है, तो हम उसके कारण उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया। लेकिन अब एक और एरर है, क्या है वो, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मीन्स ऐसा एरर जिसमें सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर दोनों की कमियां मौजूद हों। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, अब इसके दोनों के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके अलावा एक और एरर भी है, और वो क्या है, ग्रॉस एरर। जब सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर दोनों एक साथ हो जाएं, तब कहेंगे ग्रॉस एरर हो गया। मतलब जैसे भी हम दाल का एग्जांपल दे रहे थे, तो मान लीजिए कि दाल खराब भी हो गई और उसमें नमक भी ज़्यादा था, दोनों एरर हो गया। तो इस तरह से क्या मिल गया, हमें ग्रॉस एरर मिल गया, यानी दोनों हैं तो ग्रॉस एरर हो गया। तो अब यहाँ पर तीनों एरर की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने अभी ऊपर बताई हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो ग्रॉस एरर होते हैं ये भी प्रॉब्लम अवॉइडेबल होते हैं, यानी कि इनमें भी कभी कभी प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। अब ये जो हमारे सिस्टमिक एरर हैं ये 5 तरह के होते हैं। हमारे जो अभी आपने ऊपर पढ़ा सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर, तो ये जो हमारे सिस्टमिक एरर हैं ये 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रीजेंट एरर, एडिटिव एरर एंड एरर इन मेथड। ध्यान से इसको समझिएगा, सिस्टमिक एरर 5 तरह के होते हैं। अब पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर मीन्स ऐसा एरर जो स्पेशली किसी व्यक्ति की कमी के द्वारा हो रहा हो, तो उसको पर्सनल एरर कहते हैं। मान लीजिए किसी का हाथ बहुत कांपता है और वो कोई चीज़ मेज़र कर रहा है और हाथ कांपने की वजह से बार बार कोई सामान उसके हाथ से गिर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल एरर हो जाएगा। या फिर एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है और हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये कौन सा कलर है, या फिर वो रीडिंग ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हटाकर वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को रखना पड़ेगा। मीन्स कि एक व्यक्ति की कमी के द्वारा अगर कोई गलती हो रही है तो वो पर्सनल एरर कहलाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एरर बाय एनी पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हों उसको बनाने वाली मशीन में कोई गड़बड़ी हो, या जिस चीज़ के द्वारा बना रहे हो उस चीज़ में कोई गड़बड़ी हो, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल के तौर पर हम फिर से वही दाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम दाल कुकर में बना रहे हैं और कुकर में कोई मिस्टेक है, कुकर ख़राब है, तो ये हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजेंट एरर। रीजेंट एरर में भी अब जो हम वही एग्जांपल लेते हैं दाल वाला, अगर हम दाल कुकर में बना रहे हैं लेकिन दाल ही ख़राब है, कुकर ठीक है लेकिन दाल ख़राब है, तो ये क्या हो जाएगा, रीजेंट एरर। मीन्स प्रोडक्ट ही ख़राब है तो हो जाएगा रीजेंट एरर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटिव एरर। एडिटिव एरर मीन्स कि ये फिक्स एरर होते हैं, ये कांस्टेंट एरर होते हैं, ये आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। जैसे आप ग्लास में पानी पी रहे हो तो ग्लास में किनारे किनारे कुछ बूंदें लग जाती हैं, ठीक इसी तरह से जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय अगर आप लिक्विड प्रोडक्ट बना रहे हो तो बीकर में देखो किनारे किनारे कुछ ना कुछ बूंदें लग जाएंगी, तो ये जो एरर होता है ये आना ही आना होता है, ये कन्फर्म होता है कि आता ही आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव एरर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरर इन मेथड, यानी कि ये जो एरर है हमारी, ये हमको जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, बनाने का जो भी तरीका यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई कमी आ रही है तो वो कहलाएगी एरर इन
मेथड। हम अगर गलत तरीके से कोई सामान बना रहे हो तो उसमें आने वाली कमी एरर इन मेथड कहलाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऊपर हम आपको समझा रहे हैं और नीचे हम आपको फुल डेफिनेशन टाइप में बता रहे हैं, तो आप इससे अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा एरर क्या है और एरर के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कि एरर को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, एरर को कम कैसे किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि हम दाल बना रहे हैं, दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो हमने क्या किया, उसमें घी डाल दिया, तब एरर कम हो जाएगा। या फिर अगर हमने दाल बनाई और सही मात्रा में एक एक चीज़ चेक करके डाली तो इससे भी एरर आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एरर को मिनिमाइज़ कर लिया। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में भी जब भी कोई गड़बड़ हो जाती है बनाने में तो हम एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश हम कैसे करते हैं कि हम सावधानी बरतें, एरर आने ही ना पाए। तो इसको भी हम कहते हैं एरर मिनिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। तो किन किन तरीक़ों से एरर का मिनिमाइजेशन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस। कैलिब्रेशन का मतलब जांच परख करना और एपरेटस का मतलब इंस्ट्रूमेंट या सामान, जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम अपने सामान की ठीक से जांच परख करते हैं तो भी एरर आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस का मतलब भी होता है जांच परख करना या गणना करना। तो जो भी हम गणना कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, दो अलग अलग मेथड से, दो अलग अलग तरीके से चेक करते हैं और जो दोनों का रिज़ल्ट आता है, जैसे मान लीजिए हमने दो तरीके से चेक किए, पहला ए और दूसरा बी, और ए का जो रिज़ल्ट आया वो ए है और बी का जो रिज़ल्ट आया वो बी है। तो हम कंपेयर करेंगे कि दोनों का रिज़ल्ट सेम आया है कि नहीं आया। अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम आया है तो प्रोडक्ट हमारा सही है, और सेम नहीं आया है तो प्रोडक्ट हमारा ख़राब है। तो प्रोडक्ट की कमी को हम जब हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सही आया है कि नहीं आया है, सही आया है तब तो ठीक है, और सही नहीं आया है तो हम फिर से नए प्रोडक्ट को बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। मीन्स हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, जो मेन सब्सटेंस होता है, जो पार्टिकुलर सब्सटेंस होता है उसको गायब कर देते हैं, उसको उसमें से निकाल देते हैं। उसके बाद हम वो प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। अगर उसका रिज़ल्ट वही आता है जो कि आना चाहिए तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे जो भी हम उसके साथ मिलाया गया सामान यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। मेन प्रोडक्ट को हटा के अगर हम कोई चीज़ चेक कर रहे हैं तो वो इसलिए चेक किया जाता है ताकि कोई कमी और दूसरी ना निकल के आए। इससे हम ये समझ जाएंगे हमारे सामान में जो दूसरे सामान यूज़ हो रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। अब ये जो रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड सामान होता है, अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेन प्रोडक्ट निकाल देंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो मेन प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे परफेक्ट वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अगर सामान अच्छा बन जाता है तब हम समझ जाएंगे कि हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में कोई पैरेलल डिटर्मिनेशन। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो डिटर्मिनेशन है वो स्पेशली किसी एक सब्सटेंस के लिए परफॉर्म की जाती है और कई बार परफॉर्म की जाती है, 2 से 3 बार परफॉर्म की जाती है। इससे क्या होता है कि हम बार बार परफॉर्म करके अगर हम देखते हैं तो हमें जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है वो मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।